और नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है कि नहीं? पहले ये बताइए, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पहले आप लोग ठीक हैं या नहीं है? ठीक ठीक रहिए, ठीक है। और अगर आप पाठशाला विद केके से जुड़े हैं काफी समय से, तो इस बार आपका नंबर है। इतना एकदम मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं लंबे समय से और ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस बार आपका कंफर्म है पीटी। मेंस के लिए भी मैं आगे की स्ट्रेटेजी लाऊंगा, मेंस का सब कुछ आपको कराया जाएगा। अभी हमारा फोकस प्रारंभिक परीक्षा पर है। अब आपको ध्यान देना है, जो साइंस मैं करा रहा हूं 9th और 10th, इसको भाई साहब एकदम बता रहा हूं जैसे आप, क्या बताऊं, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करने में एकदम लीन हो जाते हो, उसी प्रकार से ये साइंस वाला कम से कम उतना लीन हो जाना कि एक एक पॉइंट नोट करना भाई, बहुत मेहनत से। और समझिए कि एनसीईआरटी बुक को खंगालना, हर एक लाइन को पढ़ के उसमें से क्वेश्चन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, बहुत कठिन होता है इतना क्वेश्चंस को तैयार करना, है ना। तो जितनी मेहनत कर रहा हूं ना, उसका अगर आधा भी आप कर देंगे मेहनत, तो आपका कोई नहीं रोकेगा। साइंस आप देखेंगे पहली बार एकदम चमत्कार टाइप का होगा एग्जाम में, चमत्कार होगा कि मतलब भरोसा नहीं होगा आपको कि आपने इतना बेहतरीन साइंस का स्कोर किया है। बहुत मजा आएगा, करके जाइए। जितने भी क्लासेज है साइंस की सब कर लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आइए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आज जो है ना, यह है एनसीईआरटी 10th क्लास का। आप जान ही रहे हैं कि 10th स्टार्ट हो गया, तो 10th क्लास का ये चैप्टर नंबर 3 होगा, है ना। ये केमिस्ट्री आता है, शुरुआत में केमिस्ट्री आता है, और इसमें आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु। यहां से प्रश्न आता है एग्जाम में। चलिए, एक एक प्रश्न पर हमारा फोकस रहेगा। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? धातु लीजिए, उसको पीटिए तो एकदम पतला सीट बन जाएगा, चादर टाइप का ना, तो इसको कहते हैं आघात वर्धनेता। देखिए, दो चीज यहां पर आपसे फंसा देता है, एक तन्यता और एक आघात वर्धनेता। तन्यता मतलब कि तानना, उसको खींचना, खींच के पतला तार बनाना, वो होता है तन्यता, है ना, डक्टिलिटी। बट पीटना, पीटना का मतलब उस पर आघात करना, हथौड़े से आघात करना, पीटना, तो चादर बन जाएगा ना। तो जब पीटने की बात करेगा तो बताएंगे आघात वर्धता। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलता हूं। आइए, दूसरा सवाल। सबसे अधिक तन्य धातु, किस धातु को, तन्य मतलब तानना यानी कि खींचना, जैसे यहां पर ये धातु है, ठीक है। अब क्या करना है, तन्य मतलब खींचना है, इसको ऐसे खींच दिया गया, तो सबसे ज्यादा किस धातु को आप खींच सकते हैं? तो ध्यान रखिए, आप सोना और चांदी में ज्यादा आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो सोना और चांदी जो है, जिसमें सोना, इसको सबसे ज्यादा आप पतला कर सकते हैं खींच के, इतना पतला कर सकते हैं, इतना पतला कर सकते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, 1 ग्राम सोना से, कितना सोना से, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार आप खींच दे सकते हैं, इतना पतला आप कर सकते हैं। सोच लीजिए। अब आप कहेंगे कि फेंक रहे हैं, तो फेंक नहीं रहा हूं भाई, एनसीईआरटी में ये डाटा बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो पढ़िएगा। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। अब इतना पतला तार खींचा जाता है, मकड़ी का जो जाला होता है ना, उससे भी पतला तार। अब सोच लीजिए कि कितना होगा वो हल्का, है ना। तो सोना होता है सबसे कम। आइए, और सबसे अधिक आघातवर्ध मतलब कि सबसे ज्यादा किसको पीट करके चादर बनाया जा सकता है, कौन सा, सोना को कि चांदी को? तो ध्यान रखिएगा, आघातवर्ध हो या तन्यता हो, दोनों में ही सोना ही आएगा। जब खींचने से पतला होगा तो पीटने से वो नहीं होगा, पीटने से भी होगा, तो वो होगा सोना ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है, यह कंफ्यूजन क्रिएट करा देता है, और इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, चालक तो सब है बट सबसे अच्छा कौन है? तो सबसे अच्छा इनमें है, वो है सिल्वर। वो है कौन सा? सिल्वर। यहां पर चालक की बात आती है तो सोना को ही पीछे छोड़ देता है, क्या हो जाता है? चांदी हो जाता है। लेकिन चांदी चूंकि महंगा है और तांबा चूंकि सस्ता है, तो तांबा का
मतलब ज्यादा उपयोग किया जाता है इसमें, बाकी होता है चांदी, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए प्रश्न कह रहा है, घरों में तारों पर किसकी परत चढ़ी होती है? घरों में तारों पर मतलब कि जो आपके घर में बिजली का जो तार होता है, तो आप देखते हैं कि एक रबर जैसी ऊपर नीली पीली लाल जो परत होती है ना, वही परत पूछ रहा है। तो क्या वो रबर की होती है या पीवीसी की या प्लास्टिक की या नायलॉन की, ये पूछता है सवाल। तो ध्यान रखिएगा, पीवीसी, फुल फॉर्म भी पूछ दे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखिएगा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए हम आते हैं छठवें सवाल पर, क्या कह रहा है, कौन सी धातु, देखिए धातु और अधातु दो चीज आप पढ़ेंगे ना, एक पढ़ेंगे धातु और एक पढ़ेंगे अधातु। तो धातु के कुछ गुण होते हैं वो आप जान लीजिए। धातु एक तो चमकदार होगा, हालांकि 9th वाले में मैं ये चीज क्लियर करा दिया हूं आपको, धातु चमकीला होता है। अधातु जो होता है वो सामान्यतः चमकीला नहीं होता है। जो अधातु चमकीला होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि बिहार दरोगा में वही प्रश्न पूछता है जहां आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब आपको मैं बता दिया कि धातु होता है चमकीला, ठीक है, आप जान गए। बोलेंगे अधातु चमकीला नहीं होता है सर, ये तो भंगुर होता है, ठीक है, अधातु चमकीला नहीं होता है, बट कुछ अधातु है जो चमकीला होता है, वही वाला पूछ देगा आपसे। तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। जैसे कैसे पूछता है, धातु होता है ठोस सामान्यतः, लेकिन कुछ धातु है कि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, वही प्रश्न ये वाला है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में हो जाता है। ऐसे धातु लोहा देखिए, टीना देखिए, ये सब तो ठोस है ना, मार देंगे तो चोट लग जाएगा, लेकिन है एक धातु जो द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, वो है क्या, पारा। पारा देखते हैं आप, थर्मामीटर में पारा डाला रहता है तो एकदम पानी जैसा इधर उधर होते रहता है ना, तो वो होता है पारा, ध्यान रखिएगा। आइए तो यहां पूछता है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में मैं आपको बताऊं कि जो पारा है वह क्या है, रूम टेम्परेचर पर जो है वह लिक्विड में होता है। गैलियम और सीजियम जो है, इसको आप हथेली पर रखेंगे, मतलब हाथ पर रखेंगे ना, तो ये भी पिघलने लगेगा, तो ध्यान रखिएगा ये धातु है। अधातु पूछे कि वह अधातु जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो अधातु पूछे तो ब्रोमीन बताइएगा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन बताइएगा, बहुत बार इसको मैं करा दिया हूं। चलिए तो कौन सी धातु हाथ पर रखने पर पिघलने लगता है, तो आपको मैं बता दिया हूं कि गैलियम और सीजियम, है ना। तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन तो गलत है, बाकी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही, कि गैलियम जो है वह हाथ पर रखने पर क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। और होता है सीजियम भी, बट ऑप्शन में आपका सीजियम नहीं है, तो आप 7वां का जो है विकल्प सही कौन रखेंगे, केवल बी रखेंगे। ध्यान रखिएगा सीजियम नहीं होगा, यहाँ सोडियम नहीं होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए ये प्रश्न इसके लिए मैं कह रहा था, कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। सामान्यतः तो अधातु चमकीला नहीं होता है, बट आयोडीन जो है यह अधातु है लेकिन ये चमकीला आपको होगा, तो आयोडीन को ध्यान रखिएगा। आइए कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत का सुचालक है, देखिए कार्बन का जो अपरूप है वो विद्युत का कुचालक होता है, बट जो अपवाद है, मैं बार बार कहता हूं कि जो अपवाद है वहां से प्रश्न बिहार दरोगा उठाता है, तो वह कहीं हमारा वीडियो उन आयोग वालों तक पहुंच जाएगा तो हो सकता है कि वो बदलने न लगे, है ना। ऐसा नहीं है, बदलने नहीं लगते हैं, वो जानते हैं कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, वो जिस क्वेश्चन में आपको फंसाना चाहेगा वो फंसाएगा, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर देगा या ऐसे ऐसे गहराई से क्वेश्चन को निकाल देगा कि आप पढ़ लिख के भी अनपढ़ बने रहोगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, तो वह होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट, ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट। अच्छा कार्बन का अपरूप, हीरा भी कार्बन का ही भाग है, कोयला भी कार्बन का ही भाग है, हालांकि अपरूप नहीं है। बंकमिस्टर फ्लोरीन भी एक है, नया है, C60, याद रखिएगा। फुटबॉल जैसी संरचना होती है इसकी, बंकमिस्टर फ्लोरीन की संरचना जो होती है वो फुटबॉल जैसी होती है, ठीक ना, वो कैसी होती है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है बंकमिस्टर फ्लोरीन की, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल, लिथियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम किस वर्ग के उदाहरण है, तो लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, यह क्षारीय धातु, जी हाँ क्षारीय धातु, एल्कली मेटल्स के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा क्षारीय धातु के उदाहरण है, क्षारीय मृदा नहीं, क्षारीय, केवल क्षारीय, ध्यान रखिएगा। आइए चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं,
मतलब इतना वो मुलायम है कि चाकू से काट दी, जैसे आप गाजर मूली चाकू से काट देते हैं ना, कुछ धातु भी ऐसे है जो चाकू से आप काट देंगे। अब बताइए, क्या लोहा को चाकू से काटेंगे, सोना को काटेंगे? काट सकते हैं, बट नरम अवस्था में पतली शीट को काट सकते हैं, सामान्य नहीं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसको आप काट सकते हैं, उनका नाम क्या है भैया? देखिए आगे 11वां प्रश्न का ऑप्शन, वो है पोटेशियम और सोडियम। इन दोनों को, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको, जैसे सोडियम रखा है और पोटेशियम, तो इनको चाकू से खट से आप काट देंगे, ठीक ना? तो ये होता है। आइए, तांबा को वायु में गर्म करने पर कौन सा कॉपर ऑक्साइड बनता है? तांबा को अगर वायु में गर्म करते हैं तो देखिए, तांबा तो है ही वो कॉपर, और वायु में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। बट कलर क्या होगा उसका? आपसे कलर पूछेगा कि कैसा बनेगा। कॉपर ऑक्साइड तो सब जानता है, हम भी जानते हैं। रंग बताओ ना, रंग बताओ कैसा बनता है ना? तो वो बनेगा काला। ध्यान रखिएगा, का से कॉपर और का से काला, बहुत इजीली आप याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आइए, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं? उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए, ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा, वही होता है उभयधर्मी। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड का याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि कौन उभयधर्मी नहीं है या उभयधर्मी है, तो ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, बट सोडियम का जो ऑक्साइड है ये उभयधर्मी नहीं है। सोडियम ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सोडियम ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं है, ये जल में घुलकर क्षार बनाता है। ये क्या बनाता है? एल्कली बनाता है, क्षार बनाता है। बाकी ये अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा, क्षार से भी अभिक्रिया करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। तो सोडियम ऑक्साइड जो है यह एम्फोटेरिक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, वही प्रश्न है, कौन सा धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है? अभी अभी हमने चर्चा किया कि जिंक है और एल्युमिनियम है, ठीक है। ये दोनों जो है एम्फोटेरिक का उदाहरण मैंने ऊपर दे दिया। कॉपर ऑक्साइड भी आपका क्षार बनाएगा, मतलब क्षार नहीं बनाएगा, ठीक ना। यहां पर आपसे क्षार बनाता है पूछ रहा है, तो कौन सा धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाएगा केवल? तो वह बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है कि जो जल में घुलकर क्षार बनाएगा वो है सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये सब जो है या एम्फोटेरिक है ना, और सोडियम ऑक्साइड जो है वो क्षार बनाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोटेशियम, पोटेशियम इतना अभिक्रियाशील है ना कि इसको अगर वायु में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो पोटेशियम को इसीलिए मिट्टी के तेल में रखते हैं। पोटेशियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो पूछता है कि पोटेशियम को रखा जाता है कहाँ? मिट्टी के तेल में, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल 16वां, कौन सी धातुएं अपने ऑक्साइड की परत में सुरक्षित रहती हैं? वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित रहती? तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम भी अपने ही ऑक्साइड में अपना ऑक्साइड बना लेगा, उसी में सुरक्षित रहेगा। एल्युमिनियम भी अपने ऑक्साइड में सुरक्षित रखेगा, उसके ऑक्साइड का बर्तन वगैरह जो भी बनता है बना सकते हैं आप। और साथ ही साथ आप जस्ता भी अपने ऑक्साइड में सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। तो हो जाएगा ये सभी, और अगर ये सभी ऑप्शन में ना रहे तो आपको एल्युमिनियम चूज करना है। ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दीज रहे तो आपको चारों चुनना है, और अगर ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ दीज ना रहे, कोई अन्य धातु रहे, तब आप ध्यान रखिएगा कि आपको एल्युमिनियम चुनना है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। आइए चलिए 17वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आइए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर जो ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया होती है उसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाता है, ना कि गैल्वीकरण कहलाता है, ना कि अपचयन, और ना मिश्र धातुकरण। क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। चलिए आइए, एनोडीकरण में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? एनोडीकरण में देखिएगा, आपको मैं 2 पॉइंट बताया था, वो एक ट्रिक बताया था, एक एनोड पर क्लोरीन ऐसे बताया था ना, लेकिन एनोडीकरण में नहीं। वो हम बताए थे आपको जब क्लोर क्षार प्रोसेस जब हो रहा था तब, है ना। क्लोर क्षार प्रोसेस में उसमें मैं बताया था
कि एनोड पर क्लोरीन होता है, बट यही ध्यान देना है, एनोडीकरण में जो एनोड पर गैस निकलती है वो गैस निकलती है ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बारीकी से, यहाँ क्लोरीन देके आपको फंसाएगा और आप तो एक ट्रिक से याद किए हैं, ये गलत करके चले आएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन होगा सही आंसर। आइए चलिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी जो डाटा देता है वो देता है पोटेशियम का, ठीक है, पोटेशियम, फिर देता है सोडियम, फिर देता है कैल्शियम, है ना, फिर देता है मैग्नीशियम, फिर देता है एल्युमिनियम, ऐसे देता है, तो हो जाएगा क्या? पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करती हैं? तो धातुओं को जब जल से आप अभिक्रिया कराएंगे तो वह हाइड्रोजन गैस करती हैं उत्पन्न। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, तो सी हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, याद रखिएगा आप। चलिए, ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करने वाली धातुएं कौन सी है? यह धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर देता है, नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सामान्यतः है ठंडे जल से जो अभिक्रिया नहीं करता है, 3 पॉइंट आपको मिलेगा, एक ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा, एक गर्म जल से करेगा और एक भाप से करेगा, तीनों याद रखिएगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा, तो आपको बताया हूं कि सोडियम और पोटेशियम को अगर आप जल से संपर्क कराते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है ना, रिएक्शन कर देता है, तो क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटेशियम। कहां है ऑप्शन में? देखिए, सोडियम और पोटेशियम ये ठंडा जल से अभिक्रिया कर देता है। आइए, सोडियम व पोटेशियम का जल से अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ये अभिक्रिया होगा, अब जान लीजिए कि इसमें ऊष्मा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मैं बताया हूं कि जब ऊष्मा निकले तो ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं, है ना, जहां ऊष्मा निकले, और जहां ऊष्मा लगे उसको ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक कहते हैं। बट देखिए, सोडियम जलेगा तो आग निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, या ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए, निम्न में से कौन शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? मतलब ठंडे जल के साथ वो अभिक्रिया नहीं करेगा, कौन है भैया? तो जान लीजिए, पोटेशियम कर देगा, सोडियम कर देगा, कैल्शियम भी कुछ हद तक करता है, मतलब पोटेशियम सोडियम जितना नहीं करता है, कुछ हद तक करता है। ये पानी में रखने पर इसके कैल्शियम में हाइड्रोजन के बुलबुले छोटे छोटे चिपकने लगते हैं और ये चिपक के ये तैरने लगता है। हालांकि मैग्नीशियम में भी बुलबुले चिपकते हैं, बाकी मैग्नीशियम जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है। कैल्शियम करता है, सोडियम भी करता है, पोटेशियम ये दोनों तो ज्यादा करता है, ये थोड़ा कम करता है, ये नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। आइए, बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन भाई कोई बात नहीं, दवाई कड़वा ही होता है, मन चाप के पी लो भाई, किसी तरह से इसको किसी तरह से अपना बना लो, आपको रिजल्ट निकाल के देगा। आइए, कैल्शियम जल में क्यों तैरता है? अभी बताया कि हाइड्रोजन गैस का बुलबुला जो होता है वो चिपक जाता है और वो तैरना शुरू हो जाता है। आइए, आप देखिएगा, चूना उना डालिएगा पानी में तो देखिएगा उसमें छोटे 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 बुलबुला आ जाएगा चूना के पास, है ना, लेकिन वो चूंकि उसमें और भी चीज मिला होता है, भारी होता है, तो वो डूब जाता है। बाकी कैल्शियम केवल डालिएगा तो वो चिपकेगा और तैरने लगेगा। आइए, कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म जल से कर जाएगा? ठंडा जल से ना करेगा लेकिन गर्म से करेगा, वह कौन सा हो जाएगा भैया? ठंडा से ना करेगा लेकिन गर्म जल से करेगा। तो गर्म जल से अभी मैं बताया कि निम्न में शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है मैग्नीशियम, लेकिन गर्म जल के साथ वो कर जाता है। शीतल जल के साथ नहीं कर रहा था, अब ये तो शीतल के साथ कर ही रहा था, यहाँ कर रहा है शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। पोटेशियम भी कर रहा था, मैग्नीशियम जो है नहीं कर रहा था, तो मैग्नीशियम गर्म के साथ ही कर जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं? गर्म जल और ठंडा जल के साथ नहीं करेंगी, लेकिन वो भाप के साथ कर लेगा अभिक्रिया, है ना, तो वो हो जाएगा जिंक, लोहा और एल्युमिनियम। ये तीनों, जिंक, लोहा और एल्युमिनियम, ठंडा गर्म जल के साथ तो नहीं, लेकिन भाप के साथ कर लेगा अभिक्रिया, तो याद रखिएगा। चलिए, अब आप कहेंगे कि लोहा तो पानी में डालने पर जंग लग जाता है। भाई, लोहा पानी की वजह से नहीं लगता है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से लगता है जंग, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। नाइट्रिक अम्ल से,
तो वह है मैग्नीशियम। याद रखिएगा, मैग्नीशियम के बारे में 3 चीज, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, गर्म जल से करेगा, और नाइट्रिक अम्ल से ये रिएक्शन करके और बनाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखना है। आइए, कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, तनु हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? कभी आप पढ़ते होंगे तनु और सांद्र, है ना। तो तनु का मतलब उसमें पानी ज्यादा मिलाया हुआ है, ठीक है। सांद्र का मतलब कम पानी मिलाया हुआ है, बस सिंपल सा याद रखिएगा ठेठ भाषा में। तो कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये जो होगा, यह होगा कॉपर, यानी कि तांबा। तांबा जो होगा यह तनु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। आइए, एक्वा रेजिया मिश्रण है, ये फंसाएगा। तनु और सांद्र यहां दे दिया हूं ना ऑप्शन में, तो ये फंसाएगा, ध्यान रखिएगा। एक्वा रेजिया, सब लोग जानते हैं कि एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, लेकिन क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु नाइट्रिक अम्ल, या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु नाइट्रिक अम्ल? आप कहेंगे अच्छा फंसाया है मास्टर तू, हम तो रट के आए थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कुछ तो कहेगा कि हम तो अनुपात भी रट लिए थे भाई, 3:1, लेकिन ये मास्टर फंसा दिया हमको। मास्टर नहीं फंसाया, आपको जागरूक कर रहा है ये मास्टर, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दे तो ईमानदारी से बताइए, सारा पढ़ा लिखा बेकार हो गया कि नहीं हो गया आपका? आपने पढ़ लिया लेकिन हो गया बेकार, होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, एक्वा रेजिया, इसमें सोना की गलाने की पावर है। तो जब जाहिर सी बात है कि सोना के गलाने का पावर होगा तो ये पावरफुल होगा, ये प्लेटिनम को भी गला देता है, सोना को भी गला देता है, तो ये जाहिर सी बात है कि पावरफुल होगा। अभी हमने आपको बताया कि तनु जो होता है उसमें पानी ज्यादा मिलाया होता है, तो जब पानी मिला देंगे तो उसकी शक्ति थोड़ी कमेगी नहीं, कम जाएगी। सांद्र रहेगा मतलब पानी की मात्रा कम है, तो ये तगड़ा होगा। तो ये होगा सही आंसर कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। बाकी आप अनुपात याद करके आए ही थे, अभी आपने ही तो कहा कि मैं तो अनुपात भी याद करके आया था। एग्जाम में पूछेगा 1:3 की 3:1, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक ज्यादा रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक 3 रहेगा और नाइट्रिक जो है वह कम रहेगा। तो ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक लिखा भी जाता है तो बड़ा लिखा जाएगा, है कि नहीं, और नाइट्रिक जो है छोटा में लिखा गया है तो नाइट्रिक छोटा रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक बड़ा रखिएगा। तो पॉइंट नोट करना है आपको, 3:1 ना कि 1:3, ठीक। चलो भाई आओ, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल अलग अलग सोने को नहीं गलाते हैं। अगर इनको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोना डालो तो नहीं गलेगा, या नाइट्रिक अम्ल में डालो तो नहीं गलेगा, लेकिन इनको अगर 3:1 में मिला के डालो तो ये सोना को गला देगा, इसके मिश्रण को। हाँ, और इसका ताजा मिश्रण, ध्यान रखिएगा, ताजा मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसके ताजे मिश्रण को कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं? अमलगम पारा का होता है, एक्वा रेजिया होता है, ध्यान रखिएगा, एक्वा रेजिया। आइए, एक्वा रेजिया को भभकता द्रव के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, सक्रियता श्रेणी में घटते हुए अभिक्रियाशील धातुओं का सही क्रम। अच्छा, धातुओं का सही क्रम जानते ही हैं कि सबसे पहले मैं बताया था पोटेशियम, पो सो कै में, ऐसे याद रखिएगा, पो सो कै, है ना, मैं, फिर डालिएगा ए जा लो, ऐसे करिएगा। तो हम तो पूरा याद किए हैं, हालांकि आप इतना भी याद करिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, है ना, लो से लोहा, और क्या सोच क्या रहे हो भाई, इतना इजी तो है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? पोटेशियम। लेकिन यहां देखना है, घटते हुए अभिक्रियाशील मतलब कि पहले क्या होना चाहिए? पहले जो ज्यादा अभिक्रियाशील वाला है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो कहेंगे सर पोटेशियम, तो हो जाएगा के, ठीक है। फिर होगा पोसो सोडियम, तो हो जाएगा फिर Na, तो ध्यान रखिएगा ये वाला हो जाएगा ना, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए आइए, अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं का बढ़ना कौन सा सही क्रम है? अच्छा, बढ़ता हुआ क्रम, अभी घटता हुआ क्रम पूछा था, अभी उल्टा पूछा है, बढ़ता हुआ क्रम। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लास्ट वाला अब याद करना होगा आपको। एजलो, एजलो बताया था ना, एजलो
लास्ट में आपको 50 याद रखना है। याद रखना है 50, बस आखिरी का याद रखना है 50, है ना, 50। यानी 100 से सोना, चांदी, पारा, तो ये याद रखिएगा। सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। अब पारा तो यहां कहीं नहीं दिया हुआ है, तो बस 2 ही से तो हमारा काम हो गया, सोना और चांदी। नहीं हो गया काम, कहेंगे हाँ सर बढ़िया बता दिए। लास्ट में आप 50 याद रखिए और शुरू में पोसो कै में याद रखिए, बस अगर इतना याद कर लेंगे तो हो जाए। एक बार अभिक्रियाशील श्रेणी देखिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके पहले अक्षर को सबका जोड़ जोड़ करके आप एक लाइन बना लीजिएगा, 10-12 लेटर का एक लाइन बन जाएगा, तो उसको रट लीजिएगा, हो जाएगा याद, फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो भाई। सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो सोडियम के बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक ही। सोच लीजिए, इतना अभिक्रियाशील ये होता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? यही प्रश्न है अगला। क्यों प्रश्न अगला ये है? क्योंकि प्रश्न तो मैंने ही सेट किया है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। ध्यान रखिए, कहां गया? बी ऑप्शन, आयनिक यौगिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, सोडियम क्लोराइड का गलनांक लगभग देखिएगा, ध्यान रखना है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक, तो अगर सेल्सियस में कहे तो 801 होगा, केल्विन में कहे तो होगा 1074, और क्वथनांक कहे तो 1686। ये दोनों गलनांक है, तो ए और बी हो जाएगा। क्वथनांक होगा 1686। आइए, रेल की पटरियों को आप जोड़ते हैं किस अभिक्रिया से? 4 ऑप्शन है, देखिएगा। अपचयन, थर्माइट संयोजन या अपघटन। तो ध्यान रखिएगा, रेल की पटरी को जोड़ने में आप थर्मिट प्रोसेस का, थर्मिट प्रक्रम का उपयोग करते हैं, है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39, रेल की पटरियों को जोड़ने में प्रयुक्त मिश्रण क्या होता है? थर्मिट अभिक्रिया में क्या क्या प्रयोग होता है, ये बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एल्युमिनियम ऊपर से मिलाया जाता है, आयरन ऑक्साइड में एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। आयरन ऑक्साइड में क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम का चूर्ण। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहां पर भी सही हो जाएगा। आइए, सक्रियता श्रेणी। अच्छा, सक्रियता श्रेणी आपको देखना जरूरी है, एक बार देख लीजिएगा, गूगल पर डालिएगा सक्रियता श्रेणी का इमेज या पीडीएफ, तो जो भी वो आपको दे देगा वो एक बार देख लीजिएगा। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातु, तो मैं ऊपर क्या बताया था? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, बताया था ना, पोसो कै में, ऐसे। तो ये जो ऊपर की जो धातुएं हैं, इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो ऊपर की जो धातुएं हैं ना, इनका निष्कर्षण विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटनी प्रोसेस से। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जो है उसको विद्युत अपघटनी, मतलब जो ज्यादा अभिक्रियाशील है उसको विद्युत अपघटनी के द्वारा करेंगे, क्योंकि गर्म करेंगे तब तो वो आग लग जाएगा, तो गर्म करके नहीं कर सकते हैं ना वायु में, उसको भर्जन के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। कार्बन के साथ लेकर उसको गर्म करेंगे तो वो जल जाएगा, आग लग जाएगा, उसको विद्युत अपघटनी से करते हैं। आइए, सक्रियता श्रेणी में विद्युत अपघटनी अपचयन के दौरान एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए, एनोड पर जो गैस निकलती है सक्रियता विद्युत अपघटनी में, आपको मैं क्लोर क्षार भी बताया था, उसमें भी बताया था कि एनोड पर क्लोरीन निकलता है, तो एनोड पर क्लोरीन। लेकिन एनोडीकरण में एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है, केवल ये ध्यान रखना है, एनोडीकरण के समय एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा आपको। एल्युमिनियम को उसके ऑक्साइड से कैसे प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम को उसके ऑक्साइड से जो प्राप्त किया जाता है वह विद्युत अपघटनी अपचयन से ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये ऊपर के स्थित धातुएं हैं, पोसो कै में, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ये सब जो है विद्युत अपघटनी तरीके से निकाले जाएंगे। चलिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को किस रूप में लिया जाता है? विद्युत जो अपघटन कराया जाता है तो अशुद्ध को एनोड बना देते हैं और शुद्ध को कैथोड बनाते हैं। तो ए से अशुद्ध और ए से एनोड, ये ध्यान रखिएगा। प्योर को कैथोड बनाएंगे और इम्प्योर को बनाएंगे कैसे? एनोड बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में कौन सी पाई जाएगी? तो जाहिर सी बात है कि स्वतंत्र जो पाई जाएगी वो नीचे की धातुएं होंगी ना, नीचे की लगभग धातुएं होंगी। तो ये नीचे की धातुएं में है 50 याद है ना, 50 पारा, चांदी, सोना। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सोना और प्लेटिनम और तांबा, तो ये तीनों हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं?
है ना। संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं तो कॉपर और सिल्वर का सामान्यतः नाम आता है, ये संयुक्त ज्वाइंट रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त अवस्था में ये दोनों कॉपर और सिल्वर। सिक्का याद रखिएगा, सिक्का। ठीक है, सिक्का। कहीं कहीं सोना भी दे देता है, प्लेटिनम भी दे देता है, बट अगर ऑप्शन सी रहे तो सी ही लगाना है। अब कुछ लोग इस पर ज्ञान देंगे गलत पढ़ा रहे हो। भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर लगे गलत तो कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर के सहित, मैं उसको देख लूंगा। अगर गलत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में संशोधन कर दूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत नहीं हो सकता है, संभावनाएं बनी रहती हैं, गलत कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है ना। हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपको शेयर करना होगा। ऐसे नहीं कि गलत पढ़ा रहे हो कह के और निकल लिए। अब कौन गलत है ये तो बताओ। ठीक, चलिए। अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो इसको गैंग कहा जाता है। क्या? गैंग। आइए अब देखिए, ऊपर वाली धातुओं को तो आप विद्युत अपघटनी तरीके से निकाले हैं। जो सक्रियता श्रेणी में नीचे जो आएंगी धातु, उनको आप गर्म करके निकाल लीजिए, क्योंकि भैया नीचे कम अभिक्रियाशील है तो करिए ना गर्म, कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं। तो धातु ऑक्साइड को गर्म करके निकाल लीजिएगा। नीचे कम अभिक्रियाशील होता है, ऊपर ज्यादा होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। Cu2s के रूप में उपस्थित तांबे को उसके अयस्क से कैसे अलग किया जाता है? अब आप कहेंगे कि तांबा तो नीचे वाला धातु है, नीचे अभिक्रियाशील में आता है, तो तांबा को कैसे? तो बताया तो हूं, नीचे वाले को आप गर्म करके निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, तांबा को विद्युत अपघटनी से भी निकाल, अच्छा विद्युत अपघटनी से जब निकाला जाता है तो मतलब बेहतरीन और भी शुद्ध निकलता है, इसलिए विद्युत अपघटनी से इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये गर्म करके भी निकाल लिया जाएगा। वहीं अगर पोटेशियम सोडियम की बात करें तो उसको गर्म करके नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आप चाहे तो गर्म कर लें या चाहे तो विद्युत अपघटनी से निकाल लें, जैसे मन करे निकालिए, निकल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब ऊपर नीचे का जान गए, अब बीच वाला जरूरी है। तो सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में स्थित सल्फाइड एस्क, ध्यान रखिएगा दो तरह का यहां मिलेगा, एक मिलेगा आपको सल्फाइड एस्क और दूसरा मिलेगा कार्बोनेट एस्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब बीच वाला सल्फाइड एस्क रहेगा, सल्फाइड एस्क, तब आप बताएंगे कि सल्फाइड वाला तो भर्जन से निकलेगा, और सल्फाइड के अलावा कार्बोनेट एस्क रहेगा तो कार्बोनेट को निस्तापन से निकाला जाएगा। तो यहां आपसे बीच वाला का पूछ रहा है तो ये भर्जन से निकालेंगे। ठीक है, और कार्बोनेट एस्क को कैसे? तो बता दिया, निस्तापन से निकालेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको निकालेंगे निस्तापन से। ठीक, इजी कर दिया हूं मैं ये आपके लिए। आइए, धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करने की प्रक्रिया अपचयन प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, चलिए। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को अलग करने में अपचायक के रूप में, निम्न अभिक्रियाशील, निम्न का मतलब कि जो नीचे अभिक्रिया वाले हैं, जैसे सोना चांदी ना, वो निम्न है, और पोटेशियम सोडियम तो उच्च अभिक्रियाशील का है ना। तो निम्न अभिक्रियाशील वाले जो धातु हैं, मतलब जो नीचे वाले धातु हैं, उनको अलग करना है। ठीक ना, तो किसका अपचायक के रूप में? तो ध्यान रखिएगा, निम्न को उच्च वाला अलग कर देगा, निम्न को उच्च वाला अलग कर देगा। तो मैं बताया हूं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब हाईली रिएक्टेड है ना, उच्च अभिक्रियाशील वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। तो इजी कर दिया हूं एकदम, बिल्कुल आपके लिए, रट जाइए। चलिए अगला प्रश्न। आइए, कॉपर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो अभी बताया था कि कॉपर को गर्म करके आप कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और उसके अलावा आप विद्युत अपघटनी से भी करेंगे तो ये और भी शुद्ध कॉपर निकाल करेगा। तो ये भी सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में किस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी परिष्करण से नहीं किया जाएगा? विद्युत अपघटनी परिष्करण से किसका नहीं किया जाएगा भैया? तो मरकरी। आप जानते हैं कि ये ऐसे ही लिक्विड है ना, रूम टेम्परेचर पर। तो मरकरी को आप विद्युत अपघटनी से नहीं आप इसको निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मरकरी को अब विद्युत अपघटनी से नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मिलता जुलता प्रश्न पूछा था 1275 वाले में। आगे बताएंगे कैसा प्रश्न पूछा था और कैसे फंसाया था आपको। ध्यान रखिएगा। ये सिल्वर को खुली वायु में रखने पर वह काली हो जाती है, क्यों? सिल्वर को अगर आप खुली वायु में रखते हैं, चांदी को, तो वह उसमें जो सल्फर होता है मतलब वायु में, उसके साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ठीक ना,
सल्फर जो होता है मौजूद, इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है तो सिल्वर और सल्फर मिल करके क्या बना लेगा, सिल्वर सल्फाइड। ध्यान रखिएगा, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेगा। चांदी की बात कर रहे हैं। आइए, लेकिन अगर तांबा को रखेंगे, कॉपर को वायु में रखेंगे तो देखिएगा उस पर हरा परत चढ़ जाएगा। चांदी पर काला और तांबा पर हरा। तांबा में क्या होता है कि तांबा जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे कॉपर और कार्बन मिलके कॉपर कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है ना, क्या बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट। तो ये ध्यान रखना है, कॉपर कार्बोनेट बना लेगा। कॉपर वायु में उपस्थित रखने पर हरी परत बन जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, कॉपर कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, कॉपर कार्बोनेट। ठीक ना, रट गए कॉपर कार्बोनेट। यही सवाल बिहार दरोगा में पूछा था। अगला जो आएगा ये पूछा था, और देखिए कैसे बच्चे गलत किए थे। थोड़ा सा अगर नहीं अच्छे से पढ़े रहेंगे तो गलती तो करा देगा आपसे, पढ़ लिख के भी आपको अनपढ़ बना देगा। देखिएगा इसी क्वेश्चन में अभी हमने आपको पढ़ाया कॉपर कार्बोनेट पर बनने वाली हरी परत क्या होता है, तो आपको बताया कि अच्छा कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड से करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। मारेंगे सी, कहेंगे हाँ सर पढ़ाए तो एकदम आ गया, लगा कि पढ़े हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कॉपर धातु है तो कॉपर का जो बनेगा ऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट, वो कैसा बनेगा, तो वो क्षारीय बनेगा। और राइट आंसर होगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। एकदम यही क्वेश्चन पूछा था। ये दो मतलब सेम ही ऑप्शन था, ये दो ऑप्शन शायद बदला होगा, ये दो ऑप्शन सेम था। और मैक्सिमम बच्चों ने कॉपर कार्बोनेट लगाया था। जो भैया डीप में नहीं पढ़े थे वो कॉपर कार्बोनेट लगाए थे। लेकिन जो राइट आंसर है वह डी होगा, बेहतरीन आंसर। अब कुछ लोग यहां भी ज्ञान दे देंगे कि गलत पढ़ा रहे हो। भाई गलत अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मत पढ़ो ना यार, जबरदस्ती मैं थोड़ी बुलाया हूं किसी को, है कि नहीं। मैं तो उसके लिए पढ़ा रहा हूं जो भैया हमसे जुड़ा, जो पढ़ना चाहता है, जिसको फायदा हो रहा है। अब जिसको लग रहा है कि गलत ही है तो फिर स्किप करिए, तमाम लोग हैं उनसे पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन एग्जाम में वही समस्या झेलना पड़ेगा कि कॉपर कार्बोनेट लगा के आइएगा, गलत करके जाइएगा। ठीक है, जब मैं मिलान करवाऊंगा तो कहेंगे मास्टर फिर गलत बता रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अच्छा कमेंट करिएगा कि 57 नंबर क्वेश्चन किसको किसको मजेदार लगा। 57 नंबर क्वेश्चन किसको किसको मजेदार लगा और कितने लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो हो जाएगा इसका कॉपर कार्बोनेट। एनसीईआरटी को लोग कहते हैं ना कि पढ़ना जटिल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों कहते हैं जटिल है। इसके हर एक लाइन में, भाई साहब बता रहा हूं, हर एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है। ठीक है, संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। संक्षारण मतलब जंग नहीं लगने देंगे, तो पेंट भी कर सकते हैं, तेल भी लगा के, लेपन से भी, मतलब चारों कर सकते हैं। ठीक है, संक्षारण से सुरक्षा हो जाएगा। आइए, लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाना, यानी कि जिंक यानी कि यशदो लेपन कहते हैं, यानी कि गैल्वीकरण कहते हैं उसको, है ना, गैल्वनीकरण कहते हैं, यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं उसको। तो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, जंग लगने से सुरक्षा कैसे की जाती है। तो अभी तो बताया कि लेपन कर दीजिए, एनोडीकरण कर दीजिए, मिश्र धातु भी बना दीजिए तो जंग नहीं लगता है। स्टील में कहां जंग लगता है, तो डी यहां पर भी सही हो जाएगा। आइए, स्टेनलेस स्टील को प्राप्त करेंगे तो निकेल और क्रोमियम से आप प्राप्त कर लेंगे, इजिली कर लेंगे आप, है ना। निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, आप ये समझ लीजिए। आइए, सोना का आभूषण बनाने में सोने में मिलाते हैं तो चांदी या तांबा मिला दिया जाता है, क्योंकि सोना बहुत नरम होता है, शुद्ध सोना, है ना। और उसको बनाएंगे अगर कोई आभूषण तो वो मुलायम रहेगा, टूट जाएगा, है ना, आकार बदल जाएगा। लेकिन 22 कैरेट बना करके उसमें तांबा या चांदी मिला करके फिर उसको बनाया जाता है। आइए, पारे के साथ जो मिश्र धातु होता है वो अमलगम बना लेता है, तो ये इजी है। कांसा, कांसा विद्युत का क्या है। अच्छा, कांसा, कांसा बनता कैसे है, कांसा किसके किसके मिश्रण से बनता है, ये बताइए। कांसा जो है ये किसके किसके मिश्रण से बनता है। तो आप जानते हैं कि कांसा जो बनता है वह किससे बनता है, तो इसमें मिलाते हैं हम तांबा और क्या मिलाते हैं, और मिलाते हैं हम टीन, है ना, तांबा और टीन, तो ये बन जाता है कांसा। आप जान लीजिए कि जो तांबा है, तांबा वो तो विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, अच्छा चालक है मतलब गुड कंडक्टर है। तांबा और टीन से ही बनता, और टीन भी चालक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला करके कांसा बनाते हैं तो कांसा पुअर कंडक्टर बन जाता है। कांसा गुड कंडक्टर से
पुअर कंडक्टर बन जाता है। तो ध्यान रखना है, कांसा क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक, आइए सोल्डर किसका मिश्रण है, सोल्डर किसका मिश्रण है, तो SN और PB का किसका मिश्रण है, सोल्डर। तो सोल्डर जो मिश्रण है वो है SN और PB का, ध्यान रखिएगा SN/PB। सोल्डर के बारे में आप जानते होंगे, आप घर में आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ जाता है या तार वायर टूट जाता है तो उस पर देखते हैं कि उसको चिपकाने के लिए वो सोल्डर का प्रयोग करता है, जिसमें होता है सीसा और टीन। CT याद रखिएगा, CT सीसा और टीन, ये होता है सोल्डर। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विद्युत तारों की जोड़ाई, यही सोल्डरिंग में, तो ये सोल्डरिंग में जो होता है वो क्या होता है भैया, तो सोल्डर होता है ना, C हो जाएगा, सोल्डर होता है, C ऑप्शन। चलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बा पर टीन का लेपन क्यों करते हैं, टीन सस्ता होता है, टीन सुंदर लगता है, टीन संक्षारण से बचाता है, टीन विषैला नहीं होता है। तो टीन जो होता है वो नहीं, संक्षारण से बचाता है टीन, इसलिए करते हैं, सस्ता सुंदर के लिए नहीं। यदि कोई, ये प्रश्न है, यदि कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौग बनाए जो जल में अघुलनशील हो तो वह तत्व क्या हो सकता है। बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा डीप में है। तो वह तत्व जो होगा वह कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम। आइए आखिरी सवाल है, 69वां सवाल, आखिरी सवाल है, इसको अच्छे से समझिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें भी गलत बच्चे लोग कर देंगे। चलिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। ठीक है, लोहा का जो फ्राइंग पैन है जिसमें आप कुछ फ्राई करते हो, है ना, छोटा सा फ्राई पैन आता है ना, तो उसको जंग से बचाना है तो क्या करेंगे, ग्रीस लगा के कि पेंट करके कि जिंक की परत चढ़ा करके, उपयुक्त विधि बताना है। अब आप कहेंगे कि अच्छा जंग लगने से लिए बताए थे कि पेंट लगा देना, ग्रीस करना, तो ये सभी मार देंगे ना, सही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अब ये बताइए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये है फ्राइंग पैन। अब इसको आप क्या करेंगे, आग पर चढ़ाएंगे तभी तो फ्राई करेंगे कुछ चीज, तो आग पर चढ़ाएंगे तो पेंट जो किए रहेंगे वो पेंट जलेगा नहीं, बताइए। तो पेंट, हाँ सर सही कहें, पेंट जल जाएगा। ग्रीस लगाएंगे तो वो भी ग्रीस भी जल जाएगा आग पर चढ़ने से। कहेंगे हाँ सर ये तो हम सोचे ही नहीं थे, हम तो उपयुक्त सभी लगाने वाले थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिंक की परत चढ़ा देंगे तो वो आग पर चढ़ाइए, पानी में चढ़ाइए या उसको खुरचिए भी, तब भी वो परत जिंक वाली हट जाती है, तब भी वो जंग से बचाते रहता है। तो ये हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन C। ध्यान रखिएगा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, छान मारिए आप YouTube पर, आप छान मारिए, है ना। भले ही हमारा प्लेटफॉर्म अभी छोटा है अभी आपको, लेकिन कंटेंट किसी से कम नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी है। आप तमाम जगह पढ़ के आ जाइए, घूम के आ जाइए, अच्छे अच्छे जगह से आप आ जाइए। मजा ना आए तो कहिएगा, मजा ना आए तो कहिएगा कि हाँ सर क्या बात आपने बताई है। मैं फिर आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस, एक आध दो क्वेश्चन गलत अगर हो जाता है, 70-80 क्वेश्चन अगर आपको कराया जाता है तो एक आध क्वेश्चन गलत होना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको इतना बड़ा इश्यू ना बनाइए। इस पर आप कमेंट करिए, विद क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। मैं बार बार इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कमेंट में ये आ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन गलत, कुछ गलत। तो भाई क्वेश्चन नंबर बताओ ना यार कि कौन सा गलत है, ऐसे थोड़ी गलत है। आप अपने जगह से पढ़ के आए हो तो हो सकता है वहीं गलत पढ़ के आए हो, है कि नहीं। तो ये चीज जरूरी है, क्वेश्चन नंबर क्लियर करना जरूरी है ताकि बच्चों का भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।